वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम परसेंटेज के बारे में पढ़ रहे हैं और परसेंटेज के बारे में मैंने कल कुछ आपको सवाल करवाए थे और बिल्कुल एक एक दो दो स्टेप में सवाल मैं करवा रहा हूँ। बिना सूत्र का उपयोग किए डायरेक्ट लॉजिक अपना रहे हैं और डायरेक्ट लॉजिक से हम एक एक दो दो सेकेंड में हम आंसर लगा रहे हैं। यदि किसी स्टूडेंट्स ने कल की क्लास नहीं देखी हो तो पहले आप कल की क्लास देख लें और फिर आज की क्लास देखें, क्योंकि कल की क्लास में मैंने परसों की क्लास थी उसमें मैंने सारे लॉजिक बता रखे थे कि आप कैसे सवालों को सॉल्व करेंगे और किस प्रकार से आपको लॉजिक लगाने सवाल में। ये मैं परसों की क्लास में बता चुका था। कल की क्लास में मैंने सारे सवाल करवाए थे और वो बिल्कुल एक एक दो दो सेकंड में सवाल को करवाया था। आज भी हम सवाल को करेंगे। तो देखिए, ये हमें सवाल दे रखा है, नितिन किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है, वह 10 अंकों से असफल हो जाता है। उसी परीक्षा में दीपक 35% अंक प्राप्त करता है तथा उत्तीर्णांक से 15 अंक अधिक प्राप्त करता है। परीक्षा का पूर्णांक तथा पूर्णांक और प्राप्तांक हमें ज्ञात करना है। तो ये हमें ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको कल बताया था कि आपको प्रश्न कितना भी बड़ा क्यों नहीं दिया हो, लेकिन करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। मैं आपको एक एक दो दो सेकंड में आंसर निकालना बता रहा हूँ और कई टीचर तो क्या करते हैं कि लैंग्वेज लिखवा के फिर सवाल को करवाते हैं। हमें यहाँ पे लैंग्वेज वगैरह कुछ नहीं लिखनी है, डायरेक्ट लॉजिक को यहाँ पे यूज़ करना है। डायरेक्ट लॉजिक लगा और आंसर निकालो और विथ इन 2 सेकेंड्स में, कितने 2 सेकंड्स में ऐसे सवालों को हमें सॉल्व करना है। सवाल आपको कितना भी बड़ा क्यों नहीं दिया जाए, सवाल आपको कितना भी बड़ा क्यों नहीं दे दिया जाए, लेकिन आपको ये तरीका मालूम होना चाहिए कि इस तरीके हम किस तरीके का यूज़ करें ताकि ये सवाल 2-2 सेकंड में हो जाए। तो मैंने आपको क्या बताया था कि हमेशा जो अंक होते हैं उसे तो हम ऊपर लिखते हैं और जो प्रतिशत होता है वो हम नीचे लिखते हैं। हमेशा अंकों को तो हम ऊपर लिखते हैं और प्रतिशत को नीचे लिखते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये प्रतिशत दे रखा है और यहाँ पे प्रतिशत दे रखा है और यहाँ पे ये अंक दे रखे और ये अंक दे रखे। तो अंकों को हमेशा तो नीचे अंकों और अंकों के अंतर को हमेशा ऊपर लिखते हैं और प्रतिशत को नीचे लिखते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखना। इसको हम एक तरफ लिख लेते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे लिखवा लेता हूँ, जैसे अंक या फिर अंकों का अंतर, अंक या फिर अंकों का अंतर, इसे तो हमेशा अंश में लिखेंगे और नीचे प्रतिशत को नीचे में लिखेंगे। प्रतिशत या फिर प्रतिशत के अंतर को हम नीचे हर में लिखेंगे। तो इस बात को हम याद रखेंगे कि आपको एग्जाम से रिलेटेड, परीक्षा से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो आप अंक या फिर अंकों के अंतर को तो अंश में लिखना और प्रतिशत या फिर प्रतिशत के अंतर को आप हर में लिखोगे। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे 30% दे रखा है और यहाँ पे 35% दे रखा है। तो इसका अंतर करो, अंतर मतलब घटाओ। 35 में से 30 गए तो कितना बचेगा, 35 में से 30 गए तो 5 बचेगा। अब यहाँ पे हमने प्रतिशत का तो यूज कर लिया नहीं। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रतिशत है, यहाँ पे प्रतिशत है, तो प्रतिशत को हमेशा कैसे लिखते हैं, अपॉन में लिखते हैं, मतलब हर में लिखते हैं। तो 35 में से 5 गए तो कितना बचेगा, 5 बचेगा और अंक या फिर अंकों के अंतर को ऊपर लिखते हैं। तो 15 में से 10 गए कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो 5/5 आ गया और इंटू 100 हमें क्या निकालना है, हमें पूर्णांक निकालना है। तो पूर्णांक के लिए हम क्या करेंगे, इंटू 100 करेंगे। अब 5 से 5 कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। 1 का गुणा 100 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 100। तो 100 तो हमें क्या प्राप्त हो गया, यह हमें पूर्णांक प्राप्त हो गया। यह हमें क्या प्राप्त हो गया, पूर्णांक प्राप्त हो गया। तो पूर्णांक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो समझ में आ गया कि आपको कोई सूत्र वगैरह कोई प्रयोग में नहीं लेना है। आपको यह ध्यान रखना है कि प्रतिशत को हमेशा हर में लिखेंगे और अंक या फिर अंकों के अंतर को हम अंश में लिखेंगे। तो यहाँ पे अंक 10 अंक दे रखे थे, यहाँ पे 15 अंक दे रखे थे, इसका अंतर किया, 15 में से 10 गए तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ पे 35% दे रखा है, यहाँ पे 30% दे रखा है, तो प्रतिशत को हम हमेशा हर में लिखेंगे। 35 में से 30 गए तो 5 बचेगा, तो 5/5 ये कैंसिल आउट हो गया, 1 बचेगा। 1 का गुणा 100 से करोगे तो 100। तो ये हमारा क्या हो गया, ये पूर्णांक प्राप्त हो गया। अब हमें प्राप्तांक निकालना है, मतलब उत्तीर्णांक मतलब प्राप्तांक। तो प्राप्तांक निकालना है तो हम क्या करेंगे, हमें सवाल क्या पूछा गया है कि नितिन किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है। तो कितना अंक प्राप्त करता है, 30% अंक प्राप्त करता है, वह 10 अंकों से असफल हो जाता है। देखो 30% तो उसने अंक प्राप्त किए हैं और वह 10 अंकों से कैसा असफल होता है। यदि 10 अंक और आ जाते तो वह पास हो जाता। समझ में तो आ रहा है ना।
30% तो उसने अंक प्राप्त किए, तो 30% को कैसे लिखेंगे? 30 का तो 30 और प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100 और शत का मतलब क्या होता है? 100। प्रतिशत दे रखा है 30%, तो 30/100 लिखेंगे। अब 10 अंक और होते तो वो पास हो जाता, लेकिन 10 अंक उसके कम आए तो वो कैसा हो गया? फेल हो गया। तो 10 अंक और आते तो वो पास हो जाता, तो यहाँ पे मैं कितना लिखता? प्लस का 10। 10 अंक और होते तो वो पास हो जाता, तो प्लस का 10 लिख लिया। उसी परीक्षा में दीपक 35% अंक प्राप्त करता है तथा उत्तीर्णांक से 15 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्णांक कितना है? 15 अंक से उत्तीर्णांक कितना है? उत्तीर्णांक से 15 अंक अधिक प्राप्त करता है। परीक्षा का पूर्णांक व उत्तीर्णांक ज्ञात करो। तो यहाँ पे पूर्णांक कितना है? पूर्णांक 100 का है, तो यहाँ पे 100 का गुणा कर लो। अब ये हमें प्राप्तांक मिल जाएगा, तो यहाँ से 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 30 और 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? ये 40 प्राप्त हो जाएगा। 30 और 10 जोड़ोगे तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा? 40 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे 40 इसका क्या हो गया? ये प्राप्तांक हो गया। और हमें क्या निकालना था? यही निकालना था। अब यहाँ पे आपको कोई फॉर्मूले वगैरह तो यूज़ करने हैं नहीं, आपको सीधा लॉजिक अपनाना है और लॉजिक से सीधा सवाल को सॉल्व करना है। और मैंने ऐसे सवाल कल की क्लास में भी करवाए थे, काफ़ी सारे सवाल मैं कल की क्लास में करवा चुका। यदि किसी स्टूडेंट्स ने कल की क्लास को नहीं देखा है तो वो पहले कल की क्लास देख ले और इसके बाद आज की क्लास देखे, क्योंकि कल के सवाल और थोड़े आसान थे, आज थोड़े हार्ड सवाल हैं और इससे कल आएंगे और थोड़े हार्ड सवाल आएंगे। तो इस तरीके से सवाल आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, और इसी तरीके से बड़े बड़े सवाल पूछे जाते हैं और आपको विथ इन 2-2 सेकंड में और 2-2 स्टेप में इस आंसर को लाना है। आप सूत्र लिखोगे तो सूत्र एक स्टेप में सूत्र लिखोगे, फिर उसको सॉल्व करोगे, तो ये ज़्यादा प्रोसेस लंबा हो जाएगा। और आप इस तरीके से करोगे तो विथ इन 2 सेकंड में इसका आंसर निकल जाएगा। तो कैसे करना है आपको समझ में आ गया कि हमेशा पूर्णांक ज्ञात करने के लिए अंकों को ऊपर लिखते हैं और प्रतिशत को नीचे लिखते हैं। तो प्रतिशत का अंतर करो, यहाँ पे 2% दे रखे हैं और यहाँ पे 2 अंक दे रखे हैं, तो अंतर कर लो। 15 में से 10 गए तो 5 बचेगा, तो 5 अंश में लिख लिया। 35 में से 30 गए तो 5 बचेगा, तो 5 हमने और में लिख लिया। इंटू 100 कर लिया, 5 से 5 कैंसिल आउट, 1 का गुणा 10 100 से किया तो 100 ये पूर्णांक प्राप्त हो गया। हमें प्राप्तांक ज्ञात करना है, तो प्राप्तांक क्या करेंगे? तो हमें टोटल पूर्णांक कितना है? 100 का है। 100 इंटू 30% अंक प्राप्त करता है। नितिन कितने अंक प्राप्त करता है? 30%। तो 30% को कैसे लिखेंगे? 1/100। तो 1/100 का गुणा करवाओगे 30/100 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे 10 अंकों से असफल होता है, 10 अंक और होते तो वो पास हो जाता, तो यहाँ पे 10 जोड़ दो, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। 30 और 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो 40 उसका प्राप्तांक आया। और यहाँ पे पूर्णांक कितना है? 100 का पूर्णांक है, 100 इसका पूर्णांक है। अब आगे देखिए, आगे का सवाल। आगे हमें क्या पूछा गया है? आगे हमें पूछा गया है कि एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 40% विद्यार्थी गणित में फेल होते हैं तथा 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं। तो पहला हमें पूछा गया है कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। हमें यह निकालना है कि कुल कितने विद्यार्थी पास हुए, और दूसरा हमें यह निकालना है केवल एक विषय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। यह हमें 2 प्रश्न, एक प्रश्न में 2 प्रश्न और पूछेंगे, तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो इसके लिए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, कुल कितने प्रतिशत, पहले हम ए को सॉल्व करते हैं। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, तो इसको भी एक स्टेप में करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में, देखो एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी तो अंग्रेजी में और 40% विद्यार्थी गणित में फेल हो जाते हैं और 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं। तो परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे थे? तो हमेशा कोई भी चीज़ 100% मान के चलनी है। कोई भी चीज़ किसी भी प्रश्न को सोल्व करो तो आप 100% मान के सोल्व करोगे। तो हम मानते हैं कि परीक्षा में 100% विद्यार्थी बैठे थे, तो 100 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब यहाँ पे ये देखना है कि 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए, तो 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में तो फेल हुए, लेकिन वो गणित में तो पास हो गए। 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में, ये देखो समझने वाली बात है, 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए, ये हमने मान लिया। अब ये 35% अंग्रेजी में तो फेल हुए, लेकिन ये गणित में पास हो गए। अब ये 40% विद्यार्थी गणित में तो फेल हुए, लेकिन अंग्रेजी में पास हो गए, लेकिन 15% ऐसे विद्यार्थी वो दोनों विषयों में फेल हुए। तो हम क्या करेंगे? 35 में से 15 को माइनस करो और 40 में से 15 को माइनस करो और फिर इसमें से ये माइनस कर लो। 35 में से 15 को माइनस करो तो ये कितना हो जाएगा? 35 में से 15 को माइनस करोगे तो ये 20 प्राप्त हो जाएगा।
20 और प्लस, अब 40 में से 15 को 15 माइनस करो, 40 में से 15 को माइनस करोगे तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा। पहले 35 में से 15 माइनस किया तो 20 प्राप्त हो गया, और 40 में से 15 को माइनस करोगे तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा 25। तो अब 20 और 25 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 20 और 25, 20 और 25 जोड़ोगे तो ये हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 45 प्राप्त हो जाएगा। 45 और ये 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो रहे, तो 45 और 15 कितना 60, तो 100 में से 60 को माइनस करो, ये सारे फेल होने वाले विद्यार्थी है। तो हमें पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है, तो 100 में से 60 को माइनस करोगे तो ये हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 40%। तो 40% विद्यार्थी पास हुए। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए 40% विद्यार्थी ये पास हुए, कुल पास हुए। कैसे क्या समझ में आ गया? बिल्कुल मैं बोल के सवाल को करवा रहा हूँ और आपको अभी तक मैंने 9 टॉपिक पूरे कंप्लीट करवा लिए और ये हमारा 10वां टॉपिक चल रहा है। तो अभी तक तो आप में कॉमन सेंस तो आ ही गया होगा कि हम किस तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे। मैंने सभी क्लासों में पूरे डिटेल से बताया हुआ है, लगभग मैंने डिटेल से बताया। अब तो आपको शॉर्टकट तरीका अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे लैंग्वेज लिखने जाओगे तो ये बिल्कुल भी आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे समय की बर्बादी ज़्यादा हो जाएगी और आपके सवाल छूटने की संभावना बढ़ जाएगी। तो आपको क्या करना है, कॉमन सेंस ज़्यादा यूज़ करना है। तो कॉमन सेंस कैसे यूज़ करोगे, हमें यहाँ पे पूछा गया था कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, हम 100 मान के चले कि एक परीक्षा में 100 विद्यार्थी बैठे हुए, 100 में से 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, तो ये गणित में अंग्रेजी में फेल हुए तो गणित में तो पास हो गए, ये गणित में फेल हुए तो अंग्रेजी में पास हो गए, तो ये 15% तो दोनों में फेल हो गए। तो पहले तो क्या करो, 35 में से 15 माइनस करो, फिर 40 में से 15 माइनस करो, फिर इसको जोड़ दो, 35 में से 15 माइनस करोगे तो 20 बचेगा, 40 में से 15 माइनस करोगे तो 25 बचेगा, तो 15, 20 और 25 ये जोड़ोगे तो 45 होगा, 45 में 15 जोड़ोगे तो कितना प्राप्त होगा 60। तो 100 में से 60 माइनस करोगे तो ये फेल होने वाले हैं और ये परीक्षा में बैठने वाले हैं। तो फेल होने वाले विद्यार्थियों को माइनस करोगे तो पास होने वालों की संख्या निकल जाएगी। तो 40% विद्यार्थी पास हुए। अब हमें क्या पूछा गया है कि केवल एक विषय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। तो अब बी ऑप्शन को सोल्व करो, केवल एक विषय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। तो केवल एक विषय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, तो केवल एक विषय में ये 35% है, ये अंग्रेजी में तो फेल हो गए लेकिन गणित में पास हो गए, तो केवल गणित में पास, केवल गणित में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी। अब 35% विद्यार्थी है वो अंग्रेजी में तो फेल हुए लेकिन ये गणित में तो पास हो गए, तो 35 में से 15 माइनस करोगे तो कितना प्राप्त होगा 20 आएगा। तो 20% तो ये विद्यार्थी गणित में पास हो गए, 20% विद्यार्थी गणित में पास हो गए। अब देखिए केवल अंग्रेजी में पास, यहाँ पे 40% विद्यार्थी गणित में तो फेल हो रहे लेकिन अंग्रेजी में ये पास हो जाएंगे। तो 40 में से 15 माइनस करो, 40 में से 15 माइनस करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 40 में से 15 माइनस करोगे तो 25। अब हमें क्या पूछा गया था, केवल एक विषय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, तो हमें यह निकालना है कि केवल एक विषय में, केवल गणित में 20% विद्यार्थी पास हुए, केवल अंग्रेजी में 25% विद्यार्थी हो गए, तो कुल कितने विद्यार्थी पास एक विषय में पास हुए कि 20 और 25 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 45%। 45% विद्यार्थी केवल एक विषय में पास हुए हैं। केवल एक विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 45%। तो समझ में आ गया कि हम सवाल को कैसे सोल्व कर रहे हैं। हमें पूछा किया गया था कि एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 40% विद्यार्थी गणित में फेल हो जाते। जो अंग्रेजी में फेल हुए वो गणित में पास हो गए और जो गणित में फेल हुए वो अंग्रेजी में पास हो गए। तो 15% दोनों में फेल हो रहे। तो पहले हमें क्या याद करना है, पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल विद्यार्थियों में से फेल वालों की संख्या घटा लेंगे। तो 35 में से 15 माइनस करो, 40 में से 15 माइनस करो और 15। तो 35 में से 15 माइनस करोगे तो 20 आएगा, 40 में से 15 माइनस करोगे 25, तो 20, 25 और 15 इसको जोड़ के माइनस करोगे तो 40% कुल पास होने वालों की संख्या है। केवल एक विषय में 35 विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए लेकिन गणित में पास हो गए, तो 35 में से 15 माइनस करोगे तो 20 बचेगा। 40 विद्यार्थी गणित में फेल हुए लेकिन अंग्रेजी में पास हो गए, तो 40 में से 15 माइनस करोगे तो 25 प्राप्त होगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो 45% केवल एक विषय में स्टूडेंट पास हुए हैं। अब आगे देखिए, आगे सवाल को देखिए। यहाँ पे हमें पूछा गया है कि कुछ व्यक्तियों के समूह में
कुछ व्यक्तियों के समूह में 70% व्यक्ति हिंदी में, 70% व्यक्ति हिंदी में और 50% व्यक्ति अंग्रेजी में बोलते हैं। कुल देखो, कुछ व्यक्तियों के समूह में 70% व्यक्ति हिंदी में और 50% व्यक्ति अंग्रेजी में बोलते हैं। यदि 80 व्यक्ति दोनों भाषा में बोलते हैं, 80 व्यक्ति दोनों भाषा में बोलते हैं, तो हिंदी में बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो। हमें हिंदी में बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो यह हमें कैसे ज्ञात हो पाएगी? देखो यहाँ पे प्रतिशत कितना दे रखा है। कुछ व्यक्तियों के समूह में 70% व्यक्ति तो हिंदी बोलते हैं और 50% व्यक्ति अंग्रेजी बोलते हैं। तो दोनों का टोटल प्रतिशत कितना है? 70 और 50 जोड़ोगे तो ये टोटल प्रतिशत कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। टोटल प्रतिशत कितना हो जाएगा? 120%। हिंदी और अंग्रेजी बोलने वालों का टोटल प्रतिशत कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। यदि 80 व्यक्ति दोनों भाषा बोलते हैं, 80 व्यक्ति क्या करते हैं? दोनों भाषा बोलते हैं। 80 व्यक्ति के दोनों भाषा बोलते हैं, तो हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो। हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो। यह हमें ज्ञात करना है। तो ये हमें ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे ये देखो कि कुछ व्यक्तियों का समूह है। कुछ व्यक्तियों में 70% तो हिंदी बोल रहे और 50% अंग्रेजी बोल रहे हैं। तो हमने टोटल मिलाया तो टोटल कितना हो गया? देखो, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है और 100% और यहाँ पे तो 100 से 20 ज़्यादा है। देखो, कोई भी व्यक्ति, ये कुछ व्यक्तियों का समूह है, तो हमने माना कि व्यक्ति में मतलब कुल टोटल कितने व्यक्ति है? 100 व्यक्ति है। तो 100 में से 120 तो हिंदी बोलते हैं और अंग्रेजी बोलते हैं। तो यहाँ पे 120 में से 100% माइनस करोगे तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा? 20%। 20% प्राप्त हो जाएगा और 20% ये दोनों भाषा बोलते हैं। तो हमें क्या निकालना है? हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो हमें यदि 80 व्यक्ति दोनों भाषा बोलते हैं तो 20 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20 की वैल्यू दे रखी है 80% दे रखी है। तो ये 80 इसके इक्वल हो जाएगा। तो 20% किसके इक्वल होगा? 80 के इक्वल होगा। 20% कितने के इक्वल होगा? 80 के इक्वल होगा। अब हम इसको कैंसल आउट कर लेते हैं। तो ये कितने बार कैंसिल हो जाएगा? 20 चौक 80, 20 चौके 80, तो ये 4 बार जाएगा। तो हमें क्या निकालना है? हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या निकालनी है। तो हिंदी कितने बोलते हैं? 70 बोलते हैं। तो 70 में 4 का गुणा कर लो तो हिंदी बोलने वालों की संख्या निकल जाएगी। हिंदी बोलने वाले व्यक्ति की संख्या निकालने कितना करोगे? 70 × 4 करोगे, 7 चौक 28। तो 280 व्यक्ति वो कितना बोलते हैं? कि कौन सी भाषा बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर है। कैसे किया सवाल को एक बार वापस समझिए। यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया तो एक बार वापस देखिए। कुछ व्यक्तियों के समूह में 70% तो हिंदी बोल रहे थे और 50% व्यक्ति अंग्रेजी बोल रहे थे। तो यहाँ पे हमने इसका जोड़ कर लिया। ये टोटल प्रतिशत कितना है? तो ये जोड़ कर लिया था हमने। ये टोटल जोड़ कितना होता है? 120 होता है। और टोटल हमेशा कितना मान के चलना है? आपको 100 मान के चलना है। 120 में से 100 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 20 बचेगा। और यहाँ पे दोनों भाषा बोलने वालों की संख्या कितनी? 80 दे रखी है। तो यहाँ पे हमने दोनों भाषाओं को मिलाया तो ये 20 आया और यहाँ पे हमें 80 दे रखा है। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो 20 80 के मैंने इक्वल कर लिया, इससे ये कैंसिल आउट कर लिया। तो ये 4 बार कैंसिल आउट हो गया। हमें क्या निकालना है? हिंदी बोलने वालों की संख्या निकालनी है। तो हिंदी का प्रतिशत कितना दे रखा है? 70% दे रखा है। तो 70 में 4 का गुणा कर लो तो 280 व्यक्ति हिंदी बोल रहे थे। कितने व्यक्ति हिंदी बोलते हैं? तो 280 व्यक्ति हिंदी बोलते हैं। अब आगे देखिए, आगे हमें सवाल दे रखा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर खर्च करता है। एक व्यक्ति है, वो अपनी आय का 40% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 10% शिक्षा पर खर्च करता है। यदि किसी स्टूडेंट्स को सवाल नहीं समझ में आता है तो आप शुरू से क्लास को देखा करें। आप बीच में आके क्लास को देखते हो तो कतई समझ में आने वाला नहीं है, बिल्कुल भी समझ में आने वाला नहीं है। आप बीच में आके क्लास को देखते हो क्योंकि आपकी नींव ही मजबूत नहीं होगी, क्या देखोगे? तो नींव मजबूत करने के लिए आपको शुरू से क्लास देखनी पड़ेगी, तब समझ में आएगा, वरना ऐसे बीच में सवाल समझ में नहीं आएगा। और एग्जाम में ठीक इसी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। और आप चाहो तो कल से मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाऊंगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ठीक इसी तरीके से सवाल है और मैं कल से आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लेके आ जाऊँगा। अब यहाँ पे देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 10% शिक्षा पर खर्च करता है,
शेष का 20% आवास पर खर्च करता है। यदि अब उसके पास शेष 1080 रुपया हो तो उसका मासिक आय क्या होगी? हमें उसकी मासिक आय ज्ञात करनी है। तो मासिक आय ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि उसकी मासिक आय हमें ज्ञात करनी है। तो मासिक आय तो हम कोई भी चीज़, मैंने क्या बताया कि आपको कोई भी चीज़ 100% मान के चलिए, और कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है ये यकीन मान के चलो। तो आपको सवाल सॉल्व करने तो शॉर्टकट तरीके से तो 100 मान के चलो। तो यहाँ पे किसी व्यक्ति के पास 100 रुपया है और वो क्या है कि 40 रुपया तो भोजन पर खर्च करता है, तो उसके पास 60 रुपया बचा। तो जो 100 रुपया है तो 60 किसको अपोन में लिखोगे? 60 कहाँ लिखोगे? अपोन में लिखोगे। देखो हमेशा कोई भी चीज़ अपने आप में 100% मान के चलनी है। तो यहाँ पे हमने 100 मान के चला, उसने किसी व्यक्ति ने 40 रुपया भोजन पर खर्च कर लिया, तो उसके पास कितना बचा? 60 रुपया बचा। अब हमें क्या करना है कि शेष 10% शिक्षा पर खर्च कर रहा है, उसके पास 100 रुपया है और 10 रुपया शिक्षा पर खर्च कर रहा है, तो उसके पास कितना बचेगा? 90 बचेगा। इंटू अब उसके पास 100 रुपया है और 20 रुपया वह आवास पर खर्च कर रहा है, तो उसके पास कितना बचेगा? 100 में से 20 गए तो 80 बचेगा। और उसके पास शेष कितना बचता है? 1080 बचता है। तो 1080 का यहाँ पे गुणा करवा लो। तो 1080 का मैं अब गुणा करवा लेता हूँ। अब इसको सोल्व करो, अब तो कुछ करना ही है नहीं, अब इसको सोल्व करो। तो सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे? 1 2 3, 3 जीरो से 1 2 3, 3 जीरो कैंसिल आउट हो गए। अब मैं किसके पहाड़े से मैं इसको सोल्व करता हूँ? 8 के पहाड़े से काट लूँ, 6 के पहाड़े से, इसको मैं 6 के पहाड़े से काट लेता हूँ, या फिर 8 या 2, मैं इसको 2 के पहाड़े से काट लेता हूँ। 2 चौके 8 और 2 पचे 10। 9 के पहाड़े से 9 एकम 9, 9 दो की 18, 9 एकम 9, 1 बचेगा, 9 दो की 18 और 0, 120 हो गए। 1 छंग छंग, 2 छंग 12, 20 बार कटेगा। तो ये नीचे अपोन में 4 है, तो 4 पचो 20 होता है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। 5 पचो 25, तो ये टोटल आंसर हमारे पास कितना हो गया? 2500 इसका राइट आंसर हो गया। तो उसका मासिक आय कितनी है? 2500 रुपया उसकी मासिक आय है। हमें सवाल क्या पूछा गया था? सवाल पूछा गया था एक व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर खर्च करता है, तो 40% भोजन पर उसके पास 100 रुपये है, 40 भोजन पर खर्च करेगा, 60 रुपया बचेगा। एक व्यक्ति के पास 100 रुपये है, 10 शिक्षा पर खर्च करेगा, तो 90 रुपया उसके पास बचेगा। एक व्यक्ति के पास 100 रुपये है और 20 रुपया उसने आवास पर खर्च कर लिया, तो 80 रुपया उसके पास बचेगा, और शेष उसके पास 1080 बचते हैं, तो 1080 मैंने गुणे में लिख लिया। अब जो कैंसिल आउट होता है उसे कैंसिल आउट कर लो, लास्ट में 2500 इसका आंसर आएगा। 2500 इसका आंसर आएगा। तो उसकी मासिक आय कितनी है? तो 2500 उसकी मासिक आय है। देखो एक एक स्टेप में सवाल सॉल्व हो रहा है, बाकी कुछ माताफोड़ी नहीं करना है, न कोई सूत्र लगाना है, न कुछ नहीं, आपको लॉजिक अपनाना है और सवाल को करना है। इसलिए कंटिन्यू रूप से आप क्लास को देखते रहिए। अब आगे देखिए, आगे हमें क्या दे रखा है? आगे हमें दे रखा है जयपुर शहर की वर्तमान जनसंख्या। जयपुर शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है। वर्तमान जनसंख्या कितनी है? इतनी है। तो हम लिख लेते हैं 4 कितने जीरो है? 3 5 6, 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6, हाँ 6 जीरो लगा ले। यदि प्रतिवर्ष जनसंख्या 10% बढ़ रही है, प्रतिवर्ष जनसंख्या कितनी बढ़ रही है? 10% बढ़ रही है। कोई भी जनसंख्या अपने आप में, किसी शहर की जनसंख्या अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। तो 100 और 10 बढ़ रही है, तो ये कितनी हो गई? 110 हो गई। कितनी हो गई? 110 हो गई। और अब देखो, अब आपके मन में सवाल हो रहा था कि सर आपने तो पहले तो आपने 100 ऊपर लिखा था, अब तो आपने 110 ऊपर लिख लिया, 100 क्यों नहीं लिखा? तो यहाँ पे तो बाद लिखा हुआ है, तो बाद लिखा हुआ है तो बाद में 100 लिखो। यहाँ पे देखो सवाल में उत्तर छिपा होता है, लेकिन देखने का तरीका सबका अलग अलग होता है। आप देखने का तरीका देखो, पहले तो मासिक आय पूछा था, तो पहले मासिक आय तो पहले ही निकालना था। मासिक आय दे रखा था, वहाँ पे बाद हाथ कुछ नहीं दे रखा था। यदि आपको बाद में ये दे रखा है, बाद ये लिखा हुआ है, तो बाद में 100 लिखना है, पहले नहीं लिख देना है। ये तरीका होता है सवाल को सॉल्व करने का, और यही लॉजिक होती है। यदि सवाल में बाद लिखा होता है तो बाद में 100 लिखो, पहले मत लिखो। यहाँ पे जो पहले दे रखा है वो पहले लिखना है, और जो बाद में दे रखा है वो बाद में लिखो। तो बाद में आपको 100 लिखना है, और पहले जो 10% बढ़ रही है तो 100 होती है, और 10 बढ़ रही है तो 110, तो 110 को पहले लिखो और बाद में 100 को लिखो। और इंटू 3 साल की बात हो रही है तो 3 बार लिखो, 110/100 3 बार लिखना है, इंटू 110/100
100 ये 3 बार मैंने लिख लिया। तो जनसंख्या क्या होगी, तो हमें इस जयपुर शहर की जनसंख्या निकालनी है। चलो निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो से 6 जीरो कैंसिल आउट, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो कैंसिल आउट हो गए। अब 11 का क्यूब कितना होता है, 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 होता है, 1331। अब नीचे पीछे कितने 3 जीरो लगा लो, इंटू 4 का गुणा कर लो तो इसका आंसर निकल जाएगा। तो 4 का गुणा करो और इसका आंसर निकालो। तो ये कितना पीछे तो 3 जीरो आ जाएंगे, 4 एकम 4 और ये कितना हो जाएगा, 1 चौक 4 3 चौक 12 का 2 हासिला 1, 12 का 2 हासिला 1 और 4 एकम 4, 4 और 1 और 12 और 1 13 और 4 और 1 5। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 23 24 और ये 1000। ये आपका ये जयपुर की जनसंख्या है। ये कितनी जयपुर की जनसंख्या और यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। कैसे किया, बिल्कुल आसान तरीके से किया है। आपको बिल्कुल लॉजिक अपनाना है। जयपुर शहर की हमें जनसंख्या पूछा था तो जनसंख्या हमें दे रखी थी तो उसे हमने लिख लिया। यदि प्रतिवर्ष जनसंख्या 10% बढ़ रही है तो कोई भी जनसंख्या 100% होती है, 10 बढ़े तो 110। बाद में तो यहाँ पे बाद लिखा हुआ है तो बाद में 100 लिखना है, यहाँ पे बाद में 100, यहाँ पे बाद में 100, 110 3 साल तक बढ़ रही है तो 3 बार हमने लिख लिया। फिर कैंसल आउट करो तो ये इसका आंसर निकल जाएगा, ये इसका आंसर निकल जाएगा। अब आगे देखिए, देखो हमें काफ़ी सवाल करने इसलिए हम थोड़ा जल्दी चल रहे हैं। झुंझुनू शहर की वर्तमान जनसंख्या ये इतनी दे रखी है, तो कितनी दे रखी है, जितनी जनसंख्या दे रखी है उसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे इतनी दे रखी है तो 13 31 यहाँ पे 000 मैंने लिख लिया। प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है, तो प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। तो बताइए 3 वर्ष पूर्व, यहाँ पे पूर्व दे रखा है, देखो बाद दे रखा है तो बाद में 100 लिखना है, पूर्व दे रखा है तो पहले 100 लिख लेना है। तो यहाँ पे पहले 100 लिखेंगे और यहाँ पे 10% की वृद्धि होती है तो 10% की वृद्धि 100 होती है जनसंख्या अपने आप में, और 10 की वृद्धि हो रही है कितनी हो जाएगी 110। और यहाँ पे कितने 3 वर्ष की बात की जा रही है तो 3 बार लिखोगे 100/110 इंटू 100/110। ये इस तरीके से। सवाल समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि सवाल समझ में क्यों नहीं आएगा, आएगा क्यों, देखो आएगा, क्यों नहीं आएगा, देखो यहाँ पे पूर्व लिखा हुआ है तो पहले हमने 100 लिख लिया। यहाँ पे क्या आप कंपेयर करके चल रहे, यहाँ पे बाद लिखा था तो बाद में 100 लिखना है, ये तरीका है और ये लॉजिक है। ये बाद लिखा है तो बाद में 100 लिखना है, और यहाँ पे पूर्व लिखा हुआ है तो पूर्व में 100 लिख लेना है, पहले ही 100 लिख लो, और फिर वृद्धि होती है तो वृद्धि को बाद में लिखो। अब फिर 000 से 000 कैंसिल आउट, 1 2 3, 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट कर लो। तो मैं यहाँ पे 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने कैंसिल आउट कर लिया। अब यहाँ पे आपको क्या करवाना है, 11 इंटू 11 ये कितना होता है 1331 होता है, ये 1331 होता है और ये 1331, ये कैंसिल आउट हो गया। अब इसका आंसर कितना 1 2 3 4 5 6, 6 0 1 2 3 4 5 6, और यही आपका आंसर है, ये आंसर है। और इसी तरीके से सवाल को करना है आपको एग्जाम में। क्या दे रखा था वापस समझिए, यहाँ पे जनसंख्या दे रखा था, जनसंख्या लिख ली, 10% की वृद्धि होती है तो 10% की वृद्धि होती है, और 3 वर्ष पूर्व दे रखा है तो पूर्व में 100 लिख लो, तो पूर्व 100 लिख लिया, यहाँ पे 100 लिख लिया, यहाँ पे 100 लिख लिया। 10% की वृद्धि हो रही है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, 10 की वृद्धि हो रही है 110, तो 110 यहाँ पे लिख लो, नीचे लिख लिया, यहाँ पे कैंसिल आउट कर लो, ये पूरा इससे कैंसिल आउट हो गया। अब इसका गुणा करवा लो तो यह आपका आंसर मिल जाएगा। अब आगे देखिए, अब आगे देखिए, देखो सवाल काफ़ी लंबे चौड़े हो और ज़्यादा सवाल है, इसलिए हम एक सवाल को एक बार ही समझा रहे। यदि समझ में नहीं आता है तो आप क्लास को रिपीट करके ज़रूर देख लेना। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, पिलानी कस्बे की जनसंख्या 2004 में जनसंख्या कितनी है, इतनी है, इतनी थी, कितनी थी, इतनी थी। तो जितनी जनसंख्या दे रखी है उतनी जनसंख्या को लिख लो 1, और यहाँ पे 5 जीरो दे रखे, 1 2 3 4 5, 5 बार मैंने जीरो लिख लिया। 2005 में जनसंख्या 8% बढ़ गई, 2005 में जनसंख्या 8% बढ़ गई, 8% बढ़ गई, तो 8% बढ़ गई, जबकि 2006 में जनसंख्या 10% कम हो जाती है। तो बताइए 2006 के अंत में पिलानी, अब अंत में लिखना है तो 100 कहाँ लिखना है, ऊपर लिखना है या अंत में लिखना है, तो अंत मतलब बाद में लिखना है, तो 100 आपको बाद में लिखना है, तो यहाँ पे आपको बाद में 100 लिखना है, अंत का मतलब बाद ही होता है, तो आपको 100 बाद में लिखना है। पहले 2005 में 8% जनसंख्या बढ़ जाती है, तो अपने आप में जनसंख्या 100 होती है और 8 बढ़ गई तो 108 हो गई, इंटू फिर 2006 में जनसंख्या 10 कम
कम हो गई तो 10 कम हो गई तो 100 होती है, और 10 कम हो गई तो ये कितने हो गए 90, और बाद में 100 लिख लो। अब यहाँ पे कैंसिल आउट कर लो, तो यहाँ पे 4 जीरो से 4 जीरो में कैंसिल आउट कर लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये कैंसिल आउट हो गया। अब मैं गुणा करवा लेता हूँ, 108 और यहाँ पे पीछे 2 जीरो आ जाएगा, पीछे में 2 जीरो लिख लेता हूँ, 9 का गुणा इससे तो 9 8 72 और 9 एकम 9, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर आप प्राप्त हो जाएगा, ये इसका आंसर है। हमें क्या पूछा गया था, पिलानी कस्बे की जनसंख्या 2004 में इतनी थी, 2005 में जनसंख्या 8% बढ़ जाती है, 2006 में जनसंख्या 10% कम हो जाती है। बताइए 2006 के अंत में पिलानी की जनसंख्या कितनी है, तो अंत यहाँ पे दे रखा है, तो आपको अंत मतलब बाद में 100 लिखना है, तो यहाँ पे जो जनसंख्या दे रखी है वो लिख लो, अंत मतलब बाद में 100 लिख लो, तो नीचे 100 लिखना है। अब यहाँ पे 8% बढ़ जाती है, अपने आप में जनसंख्या 100 होती है, 8 बढ़ गई 108 हो गई, यहाँ पे 10 कम हो गई तो अपने आप में 100 होती है, 10 कम हो गई तो 90 हो गई। अब इसको सोल्व करो तो ये आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब आगे देखिए, आगे हमें क्या दे रखा है, आगे हमें ये दे रखा है कि एमएलए के चुनाव में पिलानी विधानसभा क्षेत्र में 2 प्रत्याशियों के मध्य सीधी टक्कर हो गई। एक प्रत्याशी 40% मत प्राप्त करने के बाद भी, जो प्रत्याशी है वो 40% मत प्राप्त करने के बाद भी 20,000 मतों से पराजित होता है, 20,000 मतों से पराजित होता है। तो बताइए कुल वैध मतों की संख्या कितनी थी, ये हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 40% मत प्राप्त करने के बाद भी 20,000 मतों से पराजित होता है, तो टोटल मत कितने थे, टोटल मत 20,000 मतों से पराजित होता है। तो कितने मतों से पराजित होता है, तो 20,000 मतों से वह पराजित होता है। और मत का प्रतिशत कितना है, 40% मत प्राप्त करने के बाद भी, तो 40% मत प्राप्त करने के बाद भी, तो अपने आप मत कितने होते हैं, 100% होते हैं। किसी भी चुनाव में अपने आप मत 100% होते हैं। उसने 40% मत प्राप्त किए, तो 100 कोई भी 40 देखो 100% होता है और 40% मत प्राप्त हुए, तो कितना बचा, 60% बचा, 60% बचा। तो 2 प्रत्याशी को टक्कर हो, ये कोई व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है, तो इन दोनों के मध्य भीषण टक्कर हो जाती है। तो यहाँ पे ये कोई भी 100% मत चुनाव प्राप्त हो गए, ठीक है, इसने 40 प्राप्त हो गए, तो इसने कितना प्राप्त हो गया, देखो इसने 40% मत प्राप्त किए, तो इसने किया 60% मत प्राप्त किए, तो ये तो क्या हो गया, ये तो विजेता हो गया और ये हार गया, ये हार गया। तो इसमें अंतर कितने का हुआ, ये कितने प्रतिशत मतों से जीता, ये 20% मतों से जीता, तो यहाँ पे अंतर कितने का हुआ, 20 का, तो इसमें 20 का भाग दे दो तो इसका आंसर निकल जाएगा, 20 × 100 कर लो, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है ना। तो बताइए इसकी संख्या निकालनी है, लेकिन प्रतिशत का चुनाव है तो ये प्रतिशत निकाल लिया। अब यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करो, ये कितने बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ पे 1, यहाँ पे 000 × 100, तो यहाँ पे मत कितने हो गए, 1 1 2 3 4 5, ये 4 और 5, ये टोटल मत थे, ये टोटल मत थे। यहाँ पे हमें सवाल क्या दे रखा था, हमें सवाल दे रखा था एमएलए के चुनाव में पिलानी विधानसभा क्षेत्र में 2 प्रत्याशियों के मध्य सीधे टक्कर हो गई। इन 2 प्रत्याशियों के मध्य सीधी टक्कर हो गई, 100% वोट पड़े, तो ये 40 ले गया, तो ये 60 ले गया, तो ये 60 ले गया, तो ये विजेता हो गया और ये हार गया। दोनों का अंतर कितना हो गया, 60 में से 40 माइनस करो तो 20 का अंतर हो गया, तो 20,000 मत इसने प्राप्त किया और 20 का अंतर है, तो इसका और × 100 कर लो, तो ये सोल्व करोगे तो ये इसका आंसर निकल जाएगा, तो ये इसका आंसर है। अब आगे देखिए, आगे ये सवाल पूछा गया कि राजस्थान विश्वविद्यालय चुनावों में कुल मतों, राजस्थान विश्वविद्यालय चुनावों में कुल मतों का 90% मतदान होता है। कुल मतों का कितना मतदान होता है, 90% मतदान होता है। 62 मत अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। 62 मत है वो कैसे अवैध घोषित कर दिए जाते हैं, 62 वोट तो कैसे अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। विजेता उम्मीदवार कुल मतों का 47% प्राप्त कर, 47% विजेता उम्मीदवार है वो कितना प्रतिशत प्राप्त करता है, 47% प्राप्त करता है। तो अपने आप में वोट कितने पड़े हो गए, 100 पड़े हो गए और 47 वह प्राप्त करता है, तो इसको मैं 47 एक से ये लिख लेता हूँ, 47 मत प्राप्त होगा, ये प्राप्त करता है। विजेता है वो 47 मत प्राप्त करता है, तो जो हारने वाला है वो कितना प्राप्त करेगा, 90 का वोट पड़ा है, टोटल वोट 90 पड़े, 47 विजेता वाले प्राप्त करता है, तो हारने वाला कितना प्राप्त करेगा, 90 में से 47 माइनस करो तो ये कितना प्राप्त होगा, 90 में से 47 माइनस करो तो 43 बचेगा, तो हारने वाला कितना ले जाएगा, 43
43x ले जाएगा तो मैं 43x अपॉन 100 कर लेता हूँ। और जो 62 मत है वो तो अवैध घोषित कर लिए, तो ये तो अवैध घोषित कर लिए, तो ये तो हारने वाले के साथ आ गए, तो हारने वाले के साथ मैंने 62 लिख लिया। तो टोटल मत कितने हो गए, तो प्राप्त कर 309 मतों से विजय होता है। तो बताइए राजस्थान विश्वविद्यालय में कुल मतों की संख्या कितनी है, तो 309 बाद में लिख लो, तो 309 बाद में। अब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये इसका आंसर क्या निकलेगा, 309 और ये प्लस का 62 उधर जाएगा, माइनस का 62 हो जाएगा। 309 में से 62 माइनस करो और यहाँ पे 100, 47 में से 43 गए तो कितना बचेगा, 47 में से 43 गए तो यहाँ पे 4x बचेगा और अपॉन में 100, और यहाँ पे 309 में से 62 गए, 309 माइनस 62 तो ये कितना प्राप्त होगा, 247। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 247 आ जाएगा। 2 मिनट, 309 2 मिनट, 309 62 तो ये 7 तो ये 6 तो ये 24, 247 सही है, 247 यहाँ पे लिख लो, 247। और अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ, 4 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, 25 हो जाएगा। 25 का इससे गुणा करवाओगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। एक्स का मान कितना निकलेगा, 247 में जब 25 का गुणा करवाओगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। तो आप इसका आंसर निकाल लेना, क्योंकि हमारे पास समय कम बचा है और सवाल 6-7 और सवाल है। चलो हम कर लेते हैं। 25 सते कितना होता है, 25 सते 175, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 और 17 बचेगा, और 25 चौक 100 और 17 तो 117, तो यहाँ पे 7 बचेगा, तो 11 हासिल आ गई। 25 दूनी 50, 50 और 11 कितना हो जाएगा 61, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। यदि समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को वापस रिपीट करके आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि सवाल काफ़ी थोड़े और बाकी है और टाइम होने आ गया, इसलिए हम थोड़ा जल्दी चलेंगे। हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे दे रखा है अजय तथा विजय की आय संजय की आय से क्रमशः 20% व 50% ज़्यादा है। तो बताइए अजय की आय विजय की आय का कितना प्रतिशत है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अजय और विजय, यहाँ पे अजय और विजय लिखा हुआ है, यहाँ पे भी अजय और विजय लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे अजय विजय, यहाँ पे पहले अजय आए फिर विजय आए, यहाँ पे पहले अजय आए और फिर इसके बाद विजय आया। यहाँ पे मैं लॉजिक बता रहा हूँ और लॉजिक को ध्यानपूर्वक समझना। यहाँ पे अजय और विजय, यहाँ पे भी अजय और विजय, पहले अजय आया था फिर विजय आया। यहाँ पे हमने बताना है, ये पहले अजय बताना है फिर विजय, तो पहले अजय की आय बताओ। अजय तथा विजय की आय संजय की आय से क्रमशः 20% व 50% ज़्यादा है। तो 20% और 50% ज़्यादा है, तो पहले यहाँ पे 20% ज़्यादा है, कोई भी आय अपने आप में 100 होती है और 20 ज़्यादा है, ये कितने हो गए 120, और बाद में कितना, ये 50 ज़्यादा है तो अपने आप में 100 होती है और 50 ज़्यादा है, ये कितना हो गया 150 हो गया, इंटू 100 कर लो और ये इसका आंसर निकल जाएगा। जब मैं इसको 25 के पारे से काटता हूँ, 25 के पारे से काटता हूँ तो ये कितना बार कटेगा, 25 छंग 150 और 25 चौक 100 और 6 से 6 दूनी 12 और ये 4 दूनी 8, यहाँ पे 80 इसका आंसर आ जाएगा, 80 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमें ये दे रखा था अजय तथा विजय की आय संजय की आय से क्रमशः 20% और 50% ज़्यादा है। कोई भी आय अपने आप में 100 होती है, 20 ज़्यादा है तो 120 हो गया, 50 ज़्यादा है तो 150 हो गया, इंटू 100 सोल्व करोगे तो 80 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ये देखना, यहाँ पे अजय लिखा था, यहाँ पे विजय लिखा है, यहाँ पे अजय लिखा है और यहाँ पे विजय लिखा है, तो ये कितना हो गया, यहाँ पे अब पहले अजय और फिर विजय है, यहाँ पे पहले अजय और फिर विजय है, तो हमने यहाँ पे क्रम से ले लिया। यदि पूछा होता पहले विजय लिखा होता और फिर अजय लिखा होता तो हम पीछे से सवाल को सॉल्व करते हैं, आगे हम सवाल करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको पहले विजय की आय पूछी होती और फिर अजय लिखा होता तो हम पीछे से सवाल को सोल्व करते हैं, तो 150 ऊपर लिखते और 120 नीचे लिखते और फिर सोल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे अजय और विजय पहले दे रखा है और यहाँ पे भी अजय और विजय जैसे क्रम से दे रखा है, इसलिए हमने क्रम से लिखा है। अब यहाँ पे देखिए, देखो काफ़ी लॉजिक वाले सवाल है और आपको यहाँ पे टाइम पास नहीं करना है और आपको लॉजिक ही अपनाना है एग्जाम में, क्योंकि ऐसे सवाल बहुत कम टीचर ऐसे बता पाते हैं। रमेश तथा मुकेश की आय विकास की आय से क्रमशः 25% और 30% ज़्यादा है। तो बताइए मुकेश की आय रमेश की आय से कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे रमेश और मुकेश, पहले नंबर पे तो रमेश आया और फिर मुकेश आया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुकेश पहले आया है और रमेश बाद में आया है। यहाँ पे ये देखना डिफरेंट क्या है, पहले रमेश आया है
और यहाँ पे पहले क्या है, मुकेश पहले आया, तो आपको क्या करना है, उल्टा चलना है। यहाँ पे तो पहले तो ये रमेश आया फिर मुकेश, यहाँ पे मुकेश पहले आ गया और रमेश बाद में आ गया, तो यहाँ पे क्रम से तो नहीं आया, यहाँ पे उल्टा हो गया, तो आपको उल्टा चलना है। उल्टा कैसे चलोगे, यहाँ पे 30 ज़्यादा है तो यहाँ पे पीछे से चलोगे, तो 30 ज़्यादा है तो यहाँ पे 130 हो जाएगा, यहाँ पे 25 ज़्यादा है तो 125, यहाँ पे इस तरीके से लिखोगे इंटू 100। तो अब इसको सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे 25 × 5 = 125 और 25 चौक 100 और 5 से ये कैंसिल आउट करो, 5 2 की 10 और 3 बजेगा, 6 × 5 = 30, 26 चौक 104, 26 चौक 104, तो 104% इसका आंसर आ गया। तो समझ में आ गया किस तरीके से सवाल को करना है, आपको इसी तरीके से सवाल को करना है। अब आगे देखिए, राकेश तथा दिनेश के प्राप्तांक अजय के प्राप्तांक से क्रमशः 40% तथा 25% कम है, तो बताइए राकेश के प्राप्तांक दिनेश के प्राप्तांक का कितना प्रतिशत है, यह हमें ज्ञात करना है। तो यह ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे दे रखा है कि राकेश तथा दिनेश के प्राप्तांक, यहाँ पे राकेश तथा दिनेश के प्राप्तांक अजय के प्राप्तांक से क्रमशः 40% तथा 25% कम है, तो बताइए राकेश के प्राप्तांक दिनेश के प्राप्तांक का कितना प्रतिशत है। पहले राकेश आया फिर दिनेश आया, फिर यहाँ पे भी पहले राकेश आया और फिर दिनेश आया, ये क्रम से चला है तो हमें भी क्रम से चलना है। तो चलो हम क्रम से चलते हैं। तो यहाँ पे 40% कम है, तो 40% कम है और 25% कम है। 40% कम है तो कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, कोई या फिर यहाँ पे नंबर है तो नंबरों की बात की जा रही है, नंबर अपने आप में 100% होते हैं। 40 कम है तो 100 में 40 कम करो तो 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और यहाँ पे 100 में 25 कम करो तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो यहाँ पे 75 लिख लिया इंटू 100। अब इसको सोल्व करो तो आंसर निकल जाएगा। इसको सोल्व करो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, यहाँ पे 25 या 75 और 25 चौक 100, 3 2 की 6 और 0, 4 2 की 8, तो 80% इसका आंसर है। 80% इसका आंसर है। समझ में आया या फिर नहीं आया। यहाँ पे हमें क्या पूछा हुआ था, हमें पूछा हुआ था राकेश तथा दिनेश के प्राप्तांक अजय के प्राप्तांक से 40% और 25% कम है, तो बताइए राकेश के प्राप्तांक दिनेश के प्राप्तांक का कितना प्रतिशत है। यहाँ पे राकेश पहले आया और दिनेश बाद में आया, यहाँ पे राकेश पहले आया दिनेश बाद में आया, ये क्रम से दे रखा है तो आपको क्रम से ही करना है। ये 40 कम है तो 100 में 40 कम करो 60 लिख लो, यहाँ पे 25 कम है 100 में 25 कम करो 75 लिख लो इंटू 100। इसको सोल्व करोगे तो 80% इसका आंसर आ जाएगा, 80% इसका आंसर आ जाएगा। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा और उल्टा सवाल पूछ लिया गया, तो उल्टा पूछा है तब आप उल्टे से सोल्व करो, जैसे सवाल पूछा गया वैसे करो ना, आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे पूछा गया विनोद तथा राकेश के प्राप्तांक सुरेश के प्राप्तांकों से क्रमशः 40% तथा 25% कम है, तो बताइए राकेश के प्राप्तांक विनोद के प्राप्तांक के कितने प्रतिशत है। पहले यहाँ पे विनोद आया फिर राकेश आया, अब यहाँ पे राकेश तो पहले आ गया और विनोद बाद में आ गया। देखो विनोद, यहाँ पे विनोद पहले आता तो हम क्रम से करते हैं, लेकिन यहाँ पे राकेश तो बाद में था, लेकिन यहाँ पे राकेश को पहले लिख लिया और विनोद को बाद में लिख लिया। तो यहाँ पे जैसे लिखा था वैसे ना लिख के उल्टा लिख लिया, तो हम उल्टे से सवाल को सोल्व करेंगे। तो उल्टे से सवाल को सोल्व करना मतलब पीछे से सवाल को सोल्व करेंगे, तो पीछे से सोल्व करो। यहाँ पे 25 को पहले लिखो और 40 को बाद में लिखो, इस तरीके से लिखो। 25 कम है तो 100 में 25 कम करो, 100 में 25 कम करोगे तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा अपॉन। अब 100 में 40 कम करो, 100 में 40 कम करोगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो अपॉन में 60 इंटू 100। जब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर निकल जाएगा। चलो सोल्व करते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट कर लो और इसको ये कैंसिल आउट करो, ये किसके पार्ट से कैंसिल आउट हो जाएगा, मैं 2 के पार्ट से कैंसिल आउट कर लेता हूँ। 2 3 6 और 2 5 10 और 3 के पार्ट से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 2 की 6 और 3 5 15 और 25 5 125, तो 125% इसका राइट आंसर है। समझ में आ गया। विनोद राकेश, यहाँ पे राकेश विनोद, यहाँ पे जो जैसे विनोद पहले आया है और यहाँ पे विनोद पहले आता तो हम 100 यहाँ पे 40 इसको पहले लिखते, 100 में से 40 माइनस करके 60 को ऊपर लिखते, लेकिन यहाँ पे विनोद तो यहाँ पे पहले आ रहा था, लेकिन अब तो विनोद बाद में आ गया, तो यहाँ पे उल्टा हो गया। तो उल्टे से सवाल को सोल्व करो, पीछे से सवाल को सोल्व करो। तो 25, तो 100 में 25 माइनस करोगे 75, 100 में 40 माइनस करोगे 60 और इंटू 100 कर लो तो इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें क्या सवाल दे रखा है, यहाँ पे हमें यह सवाल दे रखा है कि यदि ए सी का 40% है, ए सी का कितना है 40% है,
ए सी का कितना प्रतिशत है, 40% है। बी सी का 50% है, तो ए बी का कितना प्रतिशत है, जैसे सवाल बोल रहा है वैसे ही करना है, कोई उल्टा पुल्टी नहीं करना है। यहाँ पे ए सी का 40% है तो 40% लिख लो, बी सी का कितना प्रतिशत, 50% है तो 50% लिख लो, इंटू 100 करो, इसका आंसर निकल जाएगा 50 दूकी 100 और 40 दूकी 80, तो 80% इसका राइट आंसर है। 80% इसका राइट है। सवाल क्या बोल रहा था, यदि ए सी का 40% है, बी सी का 50% है, तो ए बी का कितना प्रतिशत है, ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 40/50 इंटू 100 इसको सोल्व करेंगे तो 80% इसका राइट आंसर निकल जाएगा। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं, कल से हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।